एक गैरेज में चार्ली उस विमान की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में दिया था। सारा उसे यह बताने के लिए बीच में टोकती है कि वह जल्द ही लंदन में एक व्यापारिक सम्मेलन के लिए जा रही है। वह उसे फिर से अपने साथ चलने का न्योता देती है, लेकिन चार्ली बहुत काम होने के कारण मना कर देता है। कुछ समय बाद चार्ली CIA मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन और एनालिसिस विभाग की ओर जाते समय वह अपने द्वारा बनाए गए सभी सुरक्षा स्कैनरों से गुजरता है और अंततः काम शुरू करता है। अचानक उसे इंक्विलाइन से एक संदेश मिलता है, जो एक रहस्यमयी व्यक्ति है जिसके साथ वह वर्षों से संपर्क में है। हमेशा की तरह उनके पास बेचने के लिए मूल्यवान गोपनीय जानकारी है। हालांकि इस बार इंक्विलाइन उसे चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज CIA को जोखिम में डाल सकते हैं। चार्ली उनके स्थान का अनुमान लगाने की कोशिश करता है और इस्तांबुल कहता है, लेकिन इंक्विलाइन उसे टाल देता है। इसके बाद वह सामग्री का विश्लेषण करने में जुट जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कोड को तोड़ नहीं पाता। दोपहर के भोजन के बाद चार्ली अपने कार्यालय वापस जाता है और उसे सारा का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वह लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली को पहले से ही पता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा है। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वह रहस्यमयी दस्तावेजों पर वापस लौटने के लिए बेताब है। चूंकि वह अभी भी कोड को तोड़ नहीं पा रहा, वह अपने कंप्यूटर को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है, जहां एक अधिक उन्नत प्रणाली उसे तेजी से प्रगति करने में मदद करती है। उसे काफी समय लगता है, लेकिन आखिरकार वह दस्तावेजों की जानकारी खोल लेता है, जो उसे स्तब्ध कर देती है। ये शीर्ष गुप्त सरकारी फाइलें हैं जो यह खुलासा करती हैं कि एक ड्रोन हमला, जिसे आत्मविनाश बमबारी के रूप में छिपाया गया था, को अधिकृत और छिपाया गया था। समाचारों में 150 हताहतों की खबरें हैं, जिनमें फ्रांसीसी विशेष बल और डेनिश मरीन शामिल हैं। यह पूरा ऑपरेशन चीफ मूर द्वारा आयोजित किया गया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उस रात घर पर चार्ली सारा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती, इसलिए वह एक वॉइसमेल छोड़ता है। अगले दिन चार्ली कार्यालय पहुंचता है और आश्चर्यजनक रूप से मूर को वहां इंतजार करते हुए पाता है। मूर उसे ओब्रायन के कार्यालय ले जाता है, जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वह बताती हैं कि लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा उसकी शिकार बन गई। चार्ली इसे मानने से इनकार करता है और सारा को फोन करना चाहता है, इसलिए मूर टीवी चालू करता है ताकि उसे समाचार दिखाए। रिपोर्टर बताता है कि 4 आतंकवादी होटल में घुस आए, 4 बंधकों को लिया और उनमें से 2 को मार डाला। इसके बाद मूर होटल का सुरक्षा फुटेज चलाता है, जो घटना के दौरान की सारी अराजकता को दिखाता है और पुष्टि करता है कि सारा शिकारों में से एक थी। जब चार्ली घर जाता है तो वह दर्जनों पत्रकारों को साक्षात्कार के लिए इंतजार करते और पुलिस को उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए पाता है। एक दोस्त चार्ली को बिना परेशान हुए घर में प्रवेश करने में मदद करता है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर कालेब से भिड़ता है, क्योंकि उसे घटना पर बहुत संदेह है। उसे विश्वास नहीं होता कि आतंकवादी लंदन की हजारों सुरक्षा कैमरों को चकमा दे सकते थे, और वे ट्रैफिक में भी चले गए। मूर वादा करता है कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन कालेब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली सारा का शव और उसका सामान लेने के लिए हवाई अड्डे जाता है। घर पर वह सूटकेस के अंदर देखता है और उसे सारा का खरीदा हुआ एक उपहार मिलता है, जिससे वह टूट जाता है। घर पर रहने से तंग आकर चार्ली काम पर वापस जाता है और प्रतिबंधित कंप्यूटर का उपयोग करके होटल और आसपास की सड़कों के सुरक्षा कैमरों को हैक करता है। वह घटनाओं की समय रेखा बनाता है और अपने वरिष्ठों को दिखाता है। 4 आतंकवादियों ने ईस्ट एंड में एक वाहन चुराया, फिर सर्विस एंट्रेंस के माध्यम से होटल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने पेशेवर रूप से सभी उंगलियों के निशान और DNA मिटा दिए। जाहिर तौर पर उनकी इंडोनेशिया की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक बैठक थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और गलियारे में तर्क शुरू हो गया। फर्म का एक सुरक्षा गार्ड गुस्सा हो गया, इसलिए एक आतंकवादी ने गोली चला दी, जिसमें एक गार्ड मर गया और दूसरा गंभीर हालत में छूट गया। होटल की सुरक्षा को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने पुलिस को बुलाया। बिना पकड़े इमारत छोड़ने की हड़बड़ी में आतंकवादियों ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर कुछ बंधकों को पकड़ लिया। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने कुछ सहायकों को भागने में मदद करने की कोशिश की थी। चार्ली ने आवाज और चेहरे का विश्लेषण किया, जिससे उसे 4 आतंकवादियों की पहचान मिल गई। वे हैं मॉस्को के मिश्का, दक्षिण अफ्रीकी विशेष बल का पूर्व सैनिक लॉरेंस, भाड़े का सैनिक हॉर्स्ट और पूर्व खुफिया अधिकारी ग्रेचन। कालेब और मूर की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर चार्ली को एहसास होता है कि उन्हें यह सब पहले से पता था। वे चार्ली को बताते हैं कि वे इस पर पहले से काम कर रहे हैं और उसे एक चिकित्सक के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने ID बैज में एक चिप छिपाता है और स्कैनर इसे पकड़े बिना सुरक्षा से गुजर जाता है। अपने कार्यालय में वह सभी गोपनीय फाइलें प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्किमर का उपयोग करके डिजिटल कॉपी बनाता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और जूकबॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली अपने वरिष्ठों से फिर से प्रिंट की गई फाइलों का उपयोग करके भिड़ता है। वह मूर के सभी गंदे मिशनों की सूची देता है, जैसे सीरियाई अस्पताल पर बमबारी और यमन में एक मित्र देश के आधार पर हमला, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए।
वह धमकी देता है कि वह सब कुछ डायरेक्टर को ले जाएगा और खुलासा करता है कि उसने एक डेड मैन स्विच शुरू किया है। अगर वह हर 5 घंटे में कोड नहीं डालता तो सबूत सबसे महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियों को भेज दिए जाएंगे। अपनी चुप्पी के बदले चार्ली पूर्ण सीआईए प्रशिक्षण, नकली पासपोर्ट, नकद, एक बंदूक और सारा के हथियारों की जानकारी मांगता है। बैठक के बाद चार्ली अपनी कार में लौटता है और तनाव के कारण उल्टी कर देता है। कार्यालय में मूर कहता है कि डेड मैन स्विच एक धोखा है, लेकिन कालेब बताता है कि वे जोखिम नहीं ले सकते। वे ट्रिगर की खोज करेंगे अगर यह वाकई धोखा है। फिर वे प्रशिक्षण के दौरान एक घातक दुर्घटना की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ समय बाद कालेब और उसकी टीम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने गोपनीय फाइलें कैसे कॉपी की। वे स्किमर की संभावना पर चर्चा करते हैं, जो उनके सुरक्षित कंप्यूटरों पर काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिंटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्ली ने फाइलें प्रिंटर पर भेजी होंगी और डेटा कॉपी करने के लिए चुंबकीय पट्टी का उपयोग किया होगा। सुरक्षा फुटेज की जांच करने पर वे पुष्टि करते हैं कि चार्ली ने एक दुकान से चुंबकीय पट्टी खरीदी थी, लेकिन वे अभी भी यह नहीं बता पाते कि उसने इसे इमारत के अंदर और बाहर कैसे ले जाया। टीम चार्ली के घर की भी तलाशी लेती है और अंततः पता चलता है कि वह एक निश्चित बार में 2 बार गया था। वे बार में तलाशी लेने जाते हैं और जूकबॉक्स के नीचे एक अब्बा सीडी पाते हैं। कालेब जूकबॉक्स कैटलॉग में उस सीडी को चुनता है और केवल शोर सुनाई देता है, इसलिए वे चार्ली द्वारा छोड़ी गई सीडी को निकाल लेते हैं। इस बीच चार्ली एक सीआईए प्रशिक्षण सुविधा पर पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। वे शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चार्ली अच्छा निशानेबाज नहीं है। उसे सही जगह पर निशाना लगाने के लिए लक्ष्य के बहुत करीब जाना पड़ता है। हालांकि जब बम बनाने की बात आती है तो चार्ली बेहद तेजी से काम करता है, जिससे हेंडरसन प्रभावित होता है। इसके बाद चार्ली को अपनी नई पहचान सीखनी होती है, इसलिए हेंडरसन उसे परेशान करता है और उसे इधर उधर धक्का देता है ताकि चार्ली दबाव में भी अपनी नई जानकारी दोहरा सके। अंत में वे नए पासपोर्ट तैयार करते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि वह हत्यारा नहीं है, लेकिन चार्ली जोर देता है कि वह न्याय चाहता है। फिर हेंडरसन एक बंदूक निकालता है और चार्ली को उसे अपनी छाती पर तानने के लिए कहता है। चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं और वह अंततः बंदूक नीचे कर देता है। कार्यालय में एजेंट कई घंटों तक सीडी की जानकारी को डिक्रिप्ट करने में बिताते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि चार्ली डेड मैन स्विच के बारे में झूठ बोल रहा था। वे तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं, यह नहीं जानते कि चार्ली उनकी जासूसी कर रहा है। यह पता चलता है कि उसने अपने बैज में छिपाई गई चिप वास्तव में एक बग थी, जिसे उसने अपने बॉस को दी गई फाइलों पर लगाया था। मूर तुरंत हेंडरसन को फोन करता है और उसे चार्ली को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन वह पहले ही भाग चुका है। फोन काटने के बाद मूर को अंततः फाइलों पर बग दिखाई देता है और वह चार्ली से सीधे बात करता है, उसे बताता है कि यह देशद्रोह है। चार्ली अपने ईयरपीस को फेंक देता है और एक विमान में सवार होने से पहले लंदन पहुंचने पर वह कस्टम्स से गुजरता है और पेरिस की ओर बढ़ना शुरू करता है। उसका नकली पासपोर्ट सीआईए के कंप्यूटरों में दिखाई देता है, इसीलिए मूर हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली उस रेस्तरां के पास एक होटल का कमरा किराए पर लेता है जहां ग्रेचेन अक्सर दिखाई देती है। आखिरकार वह आती है और इतनी करीब होती है कि वह उसका फोन ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर चार्ली दिन भर ग्रेचेन की इमारत के बाहर बिताता है और तब तक इंतजार करता है जब तक वह चली नहीं जाती। जब एक किराएदार बाहर आता है तो वह मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता है। फिर वह एक ऑनलाइन वीडियो का पालन करके ग्रेचेन के घर का ताला खोलता है। चार्ली अपार्टमेंट की तलाशी शुरू करता है और ग्रेचेन के शेड्यूल की तस्वीरें लेता है। उसे एक दराज में एक बंदूक भी मिलती है, इसलिए वह उसे रखने का फैसला करता है। उसी पल उसका ट्रैकर उसे चेतावनी देता है कि ग्रेचेन वापस आ रही है, इसलिए वह सीढ़ियों पर जाकर उसका इंतजार करता है। हालांकि जब वह आखिरकार घर आती है तो वह ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वह होटल वापस भागता है और कल्पना करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। शांत होने के बाद वह तस्वीरों को करीब से देखता है और पता चलता है कि ग्रेचेन अक्सर अस्पताल जा रही है। उसकी स्वास्थ्य इतिहास को हैक करने से पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। फिर वह कैफे में इंतजार करता है जब तक कि उसे ग्रेचेन दिखाई नहीं देती और वह उसका पीछा करके अस्पताल जाता है। ग्रेचेन कुछ टेस्ट करवा रही है, लेकिन डॉक्टर को कंप्यूटर स्क्रीन में खराबी दिखती है, इसलिए वह मदद के लिए कमरे से बाहर जाता है। चार्ली डॉक्टर के वेश में आता है और ग्रेचेन को मशीन के अंदर बंद कर देता है। वह घबराने लगती है, लेकिन चार्ली उसे नजरअंदाज करता है और चैम्बर को पराग से भर देता है। डॉक्टर और एक नर्स शोर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा भी बंद है। ग्रेचेन अपनी एलर्जी के कारण कमजोर होने लगती है और चार्ली कहता है कि अगर वह उसे हॉर्स्ट का ठिकाना बताएगी तो वह मदद करेगा, क्योंकि हॉर्स्ट ने ही सारा को गोली मारी थी। एलर्जी के कारण ग्रेचेन बोल नहीं पाती, इसलिए चार्ली चैम्बर खोलता है, लेकिन ग्रेचेन उसे डेस्क के खिलाफ धक्का देती है। वे पूरे कमरे में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को हर फर्नीचर के खिलाफ फेंकते हुए। चार्ली अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेचेन उसे नीचे गिरा देती है और दरवाजा खोलकर अंततः भाग जाती है। हैरान चार्ली उसका पीछा सड़क पर करता है,
लेकिन गोली चलाने से पहले ग्रेचन को एक कार टक्कर मार देती है। लाश से डरते हुए चार्ली खुद को पास आने के लिए मजबूर करता है और उसका फोन ले लेता है। फिर वह भाग जाता है और लैब कोट को कूड़े में फेंक देता है। होटल में वह सारा खून धोता है और अपनी चीजें पैक करता है। उस रात वह बस स्टेशन जाता है और मार्शल्स के लिए टिकट खरीदता है। जल्द ही ग्रेचन की मौत की खबर सीआईए तक पहुंचती है। ओब्रायन मूर से इसके बारे में सवाल करती है और वह केवल इतना कहता है कि ग्रेचेन को उनके ही किसी व्यक्ति ने मार डाला प्रतीत होता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रेचेन की मौत के अपराध बोध को डुबाने के लिए खूब शराब पीता है। उसे लगता है कि वह सारा को नाचते हुए देखता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि यह उस जैसी दिखने वाली एक महिला है। फिर चार्ली को हेंडरसन के पास आते हुए देखकर घबराहट होती है। वह लोगों को धक्का देता है और बार से निकलकर सड़कों पर भागता है जब तक कि उसे छिपने के लिए एक दूसरा बार नहीं मिल जाता। हेंडरसन वहां भी उसका पीछा करता है, इसलिए चार्ली बाथरूम में भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दुर्भाग्यवश वहां कोई खिड़की नहीं है, इसलिए चार्ली के पास बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बार में हेंडरसन के साथ शामिल होता है और पता चलता है कि उसने ग्रेचन के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ लिया। थोड़ी बातचीत के बाद चार्ली अपने फोन पर एक टाइमर दिखाता है और बाथरूम में बम फटने से पहले बाहर भाग जाता है। बार में अराजकता छा जाती है और हेंडरसन चार्ली को देख नहीं पाता। उसके फोन का ट्रैकर भी अब काम नहीं करता। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से संपर्क करता है ताकि उनकी मदद ले और एक कार्गो विमान से तुर्की के लिए रवाना होता है। इस्तांबुल में वह एक रेस्तरां में जाता है और इंक्विलाइन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी का फोन बजते हुए देखकर वह उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला उसे रोक देती है और उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहती है। फिर चार्ली रेस्तरां छोड़ देता है और वह महिला फिर से उससे मिलती है, पुष्टि करती है कि वह इंक्विलाइन है। उसे पहले से ही उसकी पत्नी के बारे में पता है, इसलिए वह उसे अपनी टोपी और बैकपैक को शॉपिंग बैग में छिपाने के लिए कहती है। इंक्विलाइन चाहती है कि वह कुछ देर तक खरीदारी का नाटक करे और एक गैरेज में उससे मिले। कुछ क्षण बाद चार्ली उससे फिर मिलता है और वह उसे अपने घर ले जाती है। यात्रा के दौरान इंक्विलाइन बताती है कि 6 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद वह हैकर बन गई। वह एक सीआईए संपत्ति था और रूसी खुफिया के लिए काम करता था। वास्तव में वह मूल इंक्विलाइन था और उसने उसे सब कुछ सिखाया। आधिकारिक कहानी कहती है कि वह गलती से खिड़की से गिर गया। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, इंक्विलाइन कहती है कि यह एकमात्र जगह है जहां वह 3 साल से ज्यादा समय तक रह पाई है और स्वीकार करती है कि वह भागने से थक गई है। अगर रूसी कभी उसके लिए आए तो उसके पास आत्मविनाश के लिए एक बंदूक है। फिर वे मामले के बारे में बात शुरू करते हैं। हॉर्स्ट मूर के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने का नेता है। लॉरेंस एक हथियार डीलर है, इसलिए इंक्विलाइन हथियार विक्रेता बनकर उससे संपर्क करने की पेशकश करती है। अंत में मिश्का है जो बार बार यात्रा करता है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करता है। वे तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं और उसके साथ एक महिला को ढूंढते हैं। चेहरे की पहचान उन्हें उसके इंस्टाग्राम अकाउंट तक ले जाती है और वे पुष्टि करते हैं कि वह स्पेन में है। अगले दिन कालेब अपनी टीम को आतंकवादियों पर नजर रखने और चार्ली को ढूंढने के लिए कहता है। ओब्रायन मूर से मिलती है और उसे कहती है कि वह बिना उसकी अनुमति के ब्लैक ऑप्स चलाना बंद करे। मूर कहता है कि उसके पूर्ववर्ती ने भी यही भाषण दिया था, इसलिए वह उसे वही जवाब देगा जो उसने तब कहा था। उसे उसका पूरा समर्थन है। बैठक के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठती है और उसका सहायक उसे स्पेन में हेंडरसन की एक तस्वीर दिखाता है। यह पुष्टि होती है कि मूर ने उसे भेजा था, इसलिए ओब्रायन अपने एक एजेंट को उसके पीछे भेजती है। इस बीच चार्ली और इंक्विलाइन एक होटल के सुरक्षा कैमरों को हैक करके मिश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली फिर मैड्रिड की यात्रा करता है और उसी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का को 2 इमारतों की छतों को जोड़ने वाले पूल में तैरना पसंद है। उसी समय हेंडरसन उस क्षेत्र में चार्ली का पीछा करता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाना शुरू करता है जो उसे मिश्का को पकड़ने में मदद करेगा और उसे होटल के अंदर छिपा देता है। इसके बाद वह मिश्का का पीछा बार तक करता है, ये नहीं जानते कि हेंडरसन लॉबी में है। चार्ली बार में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले देखा है, जिसका मतलब है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह अपने ईयरपीस के माध्यम से इंक्विलाइन को बताता है, जो उसके चेहरे की खोज करती है और पुष्टि करती है कि वह एक सीआईए एजेंट है। वह कैमरे पर हेंडरसन को भी देखती है और चार्ली को योजना छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह योजना पर टिका रहना चाहता है। जब मिश्का पूल में जाता है, चार्ली उससे भिड़ता है और हॉर्स्ट का ठिकाना पूछता है। अगर वह नहीं बोलेगा तो पूल नष्ट हो जाएगा। मिश्का उस पर विश्वास नहीं करता और तैरकर दूर जाने लगता है, इसलिए चार्ली एक बटन दबाता है और कांच टूटने लगता है। हताश मिश्का तेजी से तैरने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कांच टूट जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि पानी सड़क पर बाढ़ की तरह फैल जाता है। फिर इंक्विलाइन चार्ली को चेतावनी देती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट पास आ रहे हैं और उसे भागने के लिए दिशा निर्देश देती है। एक पीछा शुरू होता है और हेंडरसन उसे लगभग पकड़ लेता है, लेकिन उसी पल दूसरा एजेंट भी हमला करता है। वह व्यक्ति हेंडरसन को पकड़ लेता है और वे लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वे एक दूसरे को पूरे कमरे में फेंक रहे हैं और हेंडरसन उस व्यक्ति का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट एक बंदूक निकालता है और हेंडरसन को गोली मारता है, लेकिन हेंडरसन बंदूक छीन लेता है और उसे वापस गोली मार देता है। फिर चार्ली अंदर आता है
और सोचता है कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इनक्विलाइन उसे भागने की याद दिलाती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने कार्यालय में बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि वह शोक अवकाश पर है और वह उसे जाने देती है। फिर खुलासा करती है कि उसके पास होटल का फुटेज है। इस बीच कालेब और उसकी टीम उसी फुटेज को देखते हैं और महसूस करते हैं कि चार्ली को मदद मिली थी। वे चार्ली के एनक्रिप्टेड चैट्स को देखते हैं और अंततः इनक्विलाइन के संदेश ढूंढ लेते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें इनक्विलाइन के नाम से मृत एजेंट की फाइल मिलती है और वे अनुमान लगाते हैं कि उसकी पत्नी ने उसका स्थान ले लिया होगा। उस रात चार्ली और इनक्विलाइन एक दूसरे के पास सोने के लिए सहमत होते हैं, सिर्फ साथ के लिए। हालांकि उन्हें इनक्विलाइन के पक्षियों की चीखने की आवाज से जगा दिया जाता है और वे सुरक्षा कैमरों पर कई एजेंटों को आते हुए देखते हैं। दोनों तुरंत दीवार में छिपे एक सुरंग के माध्यम से भागते हैं और बाहर निकलते समय चार्ली आसमान में एक ड्रोन देखता है। एक अन्य इमारत में घुसकर दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और एजेंटों के घर में घुसने से ठीक पहले मोहल्ले से निकल जाते हैं। कंप्यूटर पहले ही सभी फाइलें डिलीट कर रहा है, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं बचा। समुद्र तट पर भागने के बाद दोनों इनक्विलाइन की कार तक पहुंचते हैं और ड्रोन द्वारा देखे जाते हैं। जल्द ही एजेंट उनके पीछे खुले में गोलीबारी के साथ आते हैं, यहां तक कि एक नाव पर उनका पीछा करते हैं। लंबे पीछा करने के बाद एजेंट कार को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वह रुक जाती है और इनक्विलाइन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। चार्ली के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय लाश को दूसरी सीट पर धकेलने और पहिया संभालने के, ताकि वह अपने पीछा करने वालों को खो दे। बाद में वह कार को गैरेज में छोड़ता है और इनक्विलाइन को अलविदा चूमता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से संपर्क करता है और हथियार डीलर बनकर एक बैठक की व्यवस्था करता है। फिर चार्ली नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया की यात्रा करता है। एक परित्यक्त इमारत में वह अपने चेहरे को रिकॉर्ड करता है और बर्लिन में एक सुरक्षा फीड को हैक करता है। अब सीआईए को लगता है कि वह बर्लिन में है और वे अपने लोगों को वहां भेजते हैं। जब लॉरेंस आखिरकार आता है तो उसे एक कुर्सी पर एक बजता हुआ फोन मिलता है। चार्ली उसे एक बॉक्स के अंदर देखने के लिए कहता है और लॉरेंस को ढेर सारे बम मिलते हैं। अगर वह हिला तो वे फट जाएंगे। जब लॉरेंस बॉक्स में सारा की तस्वीर देखता है, चार्ली उसके पीछे प्रकट होता है और हॉर्स्ट का ठिकाना पूछता है। वादा करता है कि अगर वह सहयोग करेगा तो बम निष्क्रिय कर देगा। लॉरेंस बताता है कि हॉर्स्ट रूसी जल क्षेत्र में काम करता है और आमतौर पर बाल्टिक बंदरगाह पर डिलीवरी लेता है। चार्ली फिर पूछता है कि हॉर्स्ट से संपर्क कैसे करना है, तो लॉरेंस कहता है कि वह केवल अपने लोगों से गुप्त कोड के माध्यम से संदेश प्राप्त करता है। सभी नंबर और नाम उसके फोन में हैं, जिसे वह जमीन पर फेंक देता है। फोन लेने के बाद चार्ली चला जाता है और दूसरे कमरे में बमों के फटने की आवाज सुनता है, जो लॉरेंस को मार देता है। जल्द ही सीआईए को रोमानिया में लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वे नकली फुटेज देख रहे थे। बाद में एक रूसी होटल में चार्ली सारा को अपने साथ कल्पना करता है और उपहार खोलता है। यह एक पहेली है जिसे वह जल्दी हल कर लेता है और इसमें उसकी पत्नी का एक प्यारा संदेश होता है। सुबह में वह बंदरगाह जाता है और एक संदिग्ध वाहन देखता है। वह हॉर्स्ट के लोगों को कोड भेजता है और संदिग्ध कार के पास एक व्यक्ति को अपना फोन चेक करते हुए देखता है। वह उसका पीछा करता है और उसकी नाव की तस्वीरें लेता है, फिर वहां से चला जाता है। कुछ उपकरण खरीदने के बाद चार्ली होटल वापस जाता है और नाव के पंजीकरण नंबर की खोज करके उस यॉट को ट्रैक करता है जिससे नाव संबंधित है। वह हॉर्स्ट द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले समुद्री मार्गों का भी अध्ययन करता है। सुबह में चार्ली नाव के पास जाता है और कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है, जिससे वह सारा की पहेली गिरा देता है। चार्ली को यॉट पर ले जाया जाता है, जहां वह आखिरकार हॉर्स्ट से मिलता है, जिसने पहले छिपाया हुआ बम ढूंढ लिया था। हॉर्स्ट ने नोटिस किया है कि चार्ली ने दूसरों को अप्रत्यक्ष रूप से मारा और सोचता है कि वह आमने सामने ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वह चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली नहीं कर पाता और बंदूक नीचे रख देता है। अचानक यॉट विपरीत दिशा में मुड़ने लगता है और चालक दल घबराने लगता है। चार्ली खुलासा करता है कि उसने यॉट पर नियंत्रण कर लिया है, जो सीआईए द्वारा प्रशासित है। चूंकि उसने इस यॉट को सुरक्षित करने वाले प्रोटोकॉल पर काम किया था, इसे हैक करना और फिनलैंड भेजना उसके लिए आसान था। जल्द ही यॉट को फिनिश नौसेना और इंटरपोल ने घेर लिया, जो तुरंत हॉर्स्ट और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है जिसमें घोषणा करती है कि उन्होंने सभी गंदे एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सीआईए के संसाधनों का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग कर रहे थे। चार्ली को हेंडरसन ने संपर्क किया, जो उसे बताता है कि उसे उसके की पर गर्व है। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर जाता है और आखिरकार विमान को उड़ाने ले जाता है। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।